हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। जो जो सेक्शंस इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं वो होने वाले हैं 144 से लेकर 147 तक अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेंटेनेंस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मेंटेनेंस बेसिकली एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। अब इसको देता कौन है, पे कौन करता है? तो वो पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, वो पर्सन जो है फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि जो मेंटेनेंस है उसे दे सकता है। एंड ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अब अगर जो पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है वो मेंटेनेंस पे नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस भी किया जा सकता है। एंड अब ये मेंटेनेंस किसको दिया जा रहा है? तो मेंटेनेंस दिया जाएगा उस पर्सन के डिपेंडेंट को, मतलब वो पर्सन जो कि अपने आप को अब मेंटेन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा बाय द पर्सन विथ सफिशिएंट मीन्स। अब जो ये मेंटेनेंस है किस किस को दिया जाता है? तो ये उस पर्सन की वाइफ को मिल सकता है या उस पर्सन के बच्चों को मिल सकता है या उसके पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 144 जो कि हमें बताता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। इसमें सबसे पहला ही पॉइंट ये आ जाता है कि कौन कौन ऐसे पर्सन हैं या ऐसे लोग हैं जो कि मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पर्सन है वो है वाइफ। अब अगर जो वाइफ है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। दूसरा, अब अगर जो बच्चा है चाहे वो लेजिटमेट है चाहे वो इललेजिटमेट है, अब इसका क्या मतलब है? यानी कि वो जो बच्चा है चाहे वो मैरिड वाइफ से है या फिर किसी अनमैरिड, कोई अडल्ट चाइल्ड भी जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब अगर वो फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल्ड है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, अब अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सकते हैं कि अब अगर दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ तो ऐसे केस में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उसको याद रखेंगे कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन किस पर्सन को बोल सकते हैं कि आप जो है मेंटेनेंस पे करो? तो उस पर्सन को बोला जाएगा जिस पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स हैं। तो वो एक मंथली अलाउंस पे करेगा उनके डिपेंडेंट्स को, चाहे उसके बच्चे हो सकते हैं, चाहे वाइफ हो सकती है, चाहे पेरेंट्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कोई इंटरिम यानी कि कोई टेम्परेरी मेंटेनेंस ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। मान लो कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, मतलब यानी कि कोई केस चल रहा था मेंटेनेंस के ऊपर, तो उसके दौरान जो भी खर्चे आएंगे या फिर कोई जो टेम्परेरी मेंटेनेंस है वो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा पास किया जा सकता है, जो कि उस एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर जो है पास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब कोई फीमेल चाइल्ड थी, मतलब जो कि 18 साल की अभी नहीं हुई थी, तो उसकी शादी हो जाती है। अब जो उसका हस्बैंड है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में उस जो वो फीमेल चाइल्ड थी उसके फादर से बोला जा सकता है कि आप जो है मेंटेनेंस पे करेंगे। कब तक? जब तक वो जो फीमेल चाइल्ड है वो 18 साल की नहीं हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो टर्म वाइफ है इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? तो इसके अंदर वो विमेन भी इंक्लूड की जाएगी जो कि डिवोर्स्ड है लेकिन अभी तक उसने शादी जो है वो नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कब ये जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस की बात की जा रही है, तो कब जो पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस है वो ड्यू माना जाएगा या फिर पेएबल होगा? तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो 2 तारीख से आपको ऑर्डर किया जा सकता है, या तो जिस जो एप्लीकेशन थी मेंटेनेंस के लिए जब वो एप्लीकेशन आई तो उस दिन से जो है मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर किया जा सकता है। दूसरा, जब जो है हमारे मजिस्ट्रेट साहब जब अपना ऑर्डर पास करेंगे तो उस डेट से भी जो वो मेंटेनेंस है वो पेएबल हो सकता है। ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट साहब के डिसीजन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब अगर कोई जो पर्सन है जिसको ऑर्डर किया गया था कि भाई मेंटेनेंस पे कर दीजिए, अब वो फेल कर जाता है और मेंटेनेंस नहीं पे करता है, तब ऐसे केस में क्या हो सकता है? तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो एक वारंट को इश्यू कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए?
ताकि वो जो मेंटेनेंस था, अमाउंट जो था उसको रिकवर किया जाए। अब ये जो अमाउंट जो है जब रिकवर किया जाएगा तो उसको रिकवर किया जा सकता है एज ए फाइन। दूसरा, वो जो डिफॉल्टर था उसको 1 महीने की सजा मिल सकती है, मतलब 1 महीने तक की सजा जो है वो मिल सकती है, अब अगर वो जो मंथली अलाउंस है उसे नहीं पे करता है तब। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, अब यहाँ पे जो एग्रीव्ड पर्सन है वो किसकी बात हो रही है, जिसको मेंटेनेंस जो है वो नहीं मिला है। तो ऐसे जो पर्सन है वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, मेंटेनेंस की रिकवरी के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर जिस दिन से वो जो मेंटेनेंस था वो पेएबल था एंड उसने पे नहीं किया, तो उस दिन से उस पर्सन के पास यानी कि एग्रीव्ड पर्सन के पास 1 साल का समय है कि वो उसकी रिकवरी के लिए अप्लाई कर दे। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उसको भी ध्यान रखेंगे। मान लो कि जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि मैं मेंटेनेंस जो है अपनी वाइफ को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो जो है वो मेरे साथ रहनी चाहिए, मतलब वो अपनी वाइफ की बात कर रहा है यहाँ पर। वो कह रहा है कि वाइफ को मेरे साथ रहना होगा। अब यहाँ जो वाइफ है वो मना कर देती, कहती है कि मैं इस पर्सन के साथ नहीं रहूँगी। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब है वो ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो वाइफ है वो जो मना कर रही है तो क्या उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न है, कोई गुड रीज़न है मना करने के लिए या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि अब अगर वो जो पर्सन था उसने कोई दूसरी शादी कर ली या किसी और मिस्ट्रेस को अपने साथ रख रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जस्ट ग्राउंड यानी कि वैलिड रीज़न मानी जाएंगी उस वाइफ के रिफ्यूज़ल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर द वाइफ, यानी कि कब जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि अब अगर वो जो वाइफ थी वो अडल्ट्री में रह रही है तो ऐसे केस में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। दूसरा, वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर रही है एंड विदाउट वैलिड रीज़न, किसी वैलिड रीज़न के बिना ही वो कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगी, तो ऐसे केस में उस वाइफ को जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब अगर उन दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब उन दोनों की अपनी सहमति से वो लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसे केस में वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैंसलेशन ऑफ मेंटेनेंस। अब आगे चल के इन तीनों में से कोई भी प्रूव हो जाता है बाद में, तो उस समय जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 145 जो कि हमें बताता है प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस केसेस, मतलब मेंटेनेंस केसेस के लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यहाँ पे ये बताता है कि जो मेंटेनेंस के केसेस हैं उनको कहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है, कहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये उसी डिस्ट्रिक्ट में इनिशिएट यानी कि स्टार्ट किया जा सकता है। अब किस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये बताता है जहाँ पे जो हस्बैंड है जहाँ पे वो रह रहा है तो वहाँ भी केस फाइल किया जा सकता है मेंटेनेंस का। दूसरा, या तो जहाँ वाइफ रह रही है वो वहाँ पर जो है मेंटेनेंस का केस यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। तीसरा, जहाँ पर वो दोनों लोग लास्ट रहे थे तो वहाँ पर भी वह यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में भी वो जो मेंटेनेंस का केस है वो फाइल किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अब अगर जो मेंटेनेंस का क्लेम मांग रहे थे वो उसके पेरेंट्स थे या पेरेंट्स हैं, तो ऐसे केस में जहां पेरेंट्स रह रहे हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो मेंटेनेंस का जो भी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एविडेंस एंड प्रेजेंस, क्या क्या सबूत की ज़रूरत होगी एंड किसके प्रेजेंस की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी कोई भी एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा तो जिस पर्सन से मेंटेनेंस मांगा जा रहा है या जिसको मेंटेनेंस देना होगा उसकी प्रेजेंस में ही जो है एविडेंस, कोई भी जो एविडेंस जो भी लिया जा रहा है वो उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए। दूसरा, अब अगर वो नहीं है तो उसके जो लॉयर हैं उसकी प्रेजेंस में ये होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जिस पर्सन से मेंटेनेंस मांगा जा रहा था वो जानबूझकर कोर्ट को अवॉइड कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब ये एक्स पार्टे ऑर्डर क्या है कि मतलब जिस पर्सन से मेंटेनेंस मांगा जा रहा था उसको बिना सुने, विदाउट हियरिंग देम, जो है ऑर्डर जो है उनके खिलाफ पास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि मान लो जिस पर्सन के खिलाफ एक्स पार्टी जो ऑर्डर था वो पास कर दिया गया,
अब वो बाद में क्या है कि 3 महीने के अंदर जाकर उस एक्स पार्टे ऑर्डर को सेट असाइड यानी कि कैंसिल यानी कि रद्द करवा सकता है। अब अगर उसके पास कोई गुड कॉज यानी कि कोई गुड यानी कि कोई वैलिड रीज़न है तब। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा कोर्ट है वो किसी भी पार्टी यानी कि ईदर पार्टी को बोल सकता है कि जो भी लीगल कॉस्ट आई हैं उनको बेयर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 146 जो कि हमें बताता है चेंज एंड कैंसलेशन ऑफ मेंटेनेंस। कब जो मेंटेनेंस का अमाउंट है उसको चेंज किया जा सकता है या फिर उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो सिचुएशन आ जाती है कि मान लो जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन चाहे जो पर्सन मेंटेनेंस दे रहा था पेयर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाती है, यानी कि मान लो उसकी जॉब चली जाती है तो ऐसे केसेस में जो मेंटेनेंस है वो रिड्यूस किया जा सकता है। या फिर जो रिसीवर है तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो जो मेंटेनेंस का अमाउंट है उसको इंक्रीज या रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब अगर जो सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन है जो कि मेंटेनेंस ऑर्डर को अफेक्ट कर रहा है तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उसको मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब डिवोर्स के केसेस में क्या होगा। अब अगर मान लो कोई जो मेंटेनेंस था वो ऑर्डर किया था किसी डिवोर्स वुमन के लिए, लेकिन अब ये जो मेंटेनेंस है ये कब कैंसिल हो सकता है। तो मान लो जो वो डिवोर्स वुमन थी वो शादी कर लेती है तो उस दिन से वो जो ऑर्डर था यानी कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अब अगर उस पर्सन ने या फिर उस वुमन ने फुल एंड फाइनल जो डिवोर्स का सेटलमेंट था वो उस पर्सन को पे कर दिया गया या उसने रिसीव कर लिया गया तो उस पेमेंट की डेट से जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अब अगर उस व्यक्ति ने उस वुमन ने अपने आप से ही वो जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसे खुद ही गिव अप कर दिया या यानी कि सरेंडर कर दिया तो ऐसे केस में उस डेट से जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवॉइडिंग डबल बेनिफिट्स। अब अगर मान लो किसी सिविल कोर्ट ने जो है कोई डिक्री अपनी यानी कि कोई ऑर्डर जो है पास किया है फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस या फिर डाउरी, तो ऐसे केस में जो रिसीविंग पार्टी है अब अगर उसको ऑलरेडी उसने कुछ मेंटेनेंस ऑर्डर के तहत कुछ अमाउंट जो है रिसीव कर रखा है तो उसको जो है इस कोर्ट के डिक्री के अंदर जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि वो जो अमाउंट था वो इस कोर्ट की डिक्री से रिड्यूस कर दिया जाएगा ताकि डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिट्स ना हो सके। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 147 जो कि हमें बताता है कॉपी एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि जब भी कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है किसी कोर्ट के द्वारा पास किया जाएगा तो उसकी एक फ्री कॉपी जो है उस पर्सन को दे दी जाएगी जो कि मेंटेनेंस रिसीव कर रहा है या रिसीव करने वाला है, या फिर उसके गार्जियन को वो जो कॉपी है वो दे दी जाएगी। दूसरा, वो जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो पूरे इंडिया में किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है, यानी कि उसका जो ऑर्डर है यानी कि जो मजिस्ट्रेट साहब का जो ऑर्डर है उसको लागू कराया जा सकता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें जब कंफर्म हो जाएंगी तब सबसे पहली चीज़ ये बताती है कि जो भी पार्टीज़ हैं मतलब उसमें दो पार्टीज़ रही होंगी कि एक मेंटेनेंस देगा एक मेंटेनेंस लेगा, जब उनकी आइडेंटिटी जो है कंफर्म हो जाती है। दूसरा, अब अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो जो मेंटेनेंस था यानी कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट था वो उसको नहीं दिया गया, उसका नॉन पेमेंट है, अब अगर वो प्रूव हो जाता है तो ऐसे केस में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसको एनफोर्स किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. That is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.